Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali Salman, a show where you get to meet the movers and shakers of our industry. Tonight we have a very interesting guest. पाकिस्तान में कहा जाता है कि तेल देखो तेल की धार देखो, तेल तो पता नहीं है या नहीं है, धार हर तरफ नज़र आती है, बल्कि मूसलाधार नज़र आती है, बल्कि बार बार नज़र आती है। इस धार पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद सिद्दीकी साहब। किसी तारुफ के मोहताज ऑयल इंडस्ट्री में नहीं है। स्टार्टेड इज जर्नी फ्रॉम नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ऑल द वे to vice chairman of a very large oil marketing company of Pakistan. So what a pleasure to have Mr. Asad Siddiqui in our show. Assalamu alaikum Asad भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन एक हमारी एसोसिएशन तो है बड़ी लंबी चौड़ी, लॉन्ग जर्नी। आप माशाल्लाह तब भी ऐसे थे, अभी भी वही वाली ग्रेस आपने। अच्छा भाई, इतनी स्ट्रेस वाली जॉब है ये जो रिफाइनरी से रिलेटेड बिजनेसेस हैं। You've been associated vertically, technically with all verticals of oil refining business, चाहे वो operations हो, चाहे वो finance हो, चाहे refinery economics हो, चाहे policy making हो। तो ये थके नहीं अभी तक आप? मतलब I think it's how long journey is it now? 35 years, 40 years? कैरियर का स्टार्ट किया था तो मैं सबसे पहले ऑयल ही में, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से जो है ना 1982 में। ओके, आप ऑडिट के लिए आए? मैं ऑडिट के लिए पैराक आता था, तो वहीं पे ही फिर मुझको जॉब मिल गई थी। तो पैराक वाज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ नेशनल रिफाइनरी, और उसके नीचे एनआर पेट्रोटेक भी थी, नेशनल पेट्रोकार्बन थी, पेट्रोमैन थी, पाखाई ऑयल थी। तो पहले हेड ऑफिस में था, फिर वहाँ से नेशनल रिफाइनरी ट्रांसफ़र हो गया था, फिर नेशनल रिफाइनरी में टाइम गुजारा। उसके बाद जब नेशनल रिफाइनरी प्राइवेटाइज हो रही थी तो दैन आई जॉइंड बाइको। तो बाइको में भी 8-10-12 साल, बीच का एक छोटा सा पीरियड है, उसमें मैं IAL चला गया था। बिल्कुल मुझे याद है, हाँ, पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वापस कॉफ़ी ले आए यार प्लीज़। तो फिर वापस बाइको में ही आ गया। तो एंड देन अपनी एक छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बना ली। उस पर हम आते हैं, पहले ये बताएं कि ये वो कहते हैं ना, लड़की जब जाती है ना ससुराल तो कहते हैं बेटा अब तू मर के यहाँ से जाएगी। तो ये ऑयल रिफाइनिंग वाला बिजनेस कुछ ससुराल टाइप वाला सीन नहीं हो गया? तो ऑयल में ना वेरिएबल्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर इसका आप स्ट्रेस लेने के आदी हो जाएं तो वही आपका प्लेजर बन जाता है, और फिर अगर आप इसको छोड़ें तो आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप तो जो प्रोफेशंस है ना, अब हमारे जो आम ऑडियंस है उनको बताते हैं कि तेल कैसे देखते हैं और तेल की धार कैसे देखते हैं। सो योर फर्स्ट एक्सपोजर टू नेशनल रिफाइनरी एंड माशाल्लाह आई सॉ यू रेजिंग इन द रैंक्स। तो वो एक सरकारी इदारा था इनिशियली व्हेन यू ज्वाइन। सरकारी इदारे के जहाँ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं वहाँ आसानियाँ भी बहुत हैं ना। कभी फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम होता है, LCO की लाइन लगी हुई है, बैंक दरवाज़ों पे आके बैठे होते हैं। तो उस हाउ मेनी ईयर्स डिड यू स्पेंड इन नेशनल रिफाइनरी? नेशनल रिफाइनरी में डायरेक्टली तो मैं तकरीबन 10 साल रहा, लेकिन हेड ऑफिस में उसके मिला के तो 24 ईयर्स। और उसमें उस दौरान आपने हर वर्टिकल पे प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट किया? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और यू वर, आई ऑल्सो रिमेंबर यू वर इन्वॉल्व इन दी प्राइवेटाइजेशन, जब अटक ग्रुप ने उसको टेक ओवर किया। मैं ही उसमें कोऑर्डिनेटर ऑफ प्राइवेटाइजेशन में ही था। हाँ, तो मैंने ही सारी कॉन्फ्रेंसेज और ये सब जो है ना करवाए थे। तो यस, उसके बाद ही प्राइवेटाइजेशन के बाद तकरीबन कोई 3-4 महीने बाद फिर मैंने। मेरे वालिद साहब नेशनल फर्टिलाइजर से हैं। मुझे याद है जब पाक सऊदी फर्टिलाइजर प्राइवेटाइज हो रहा था तो एक यूनियन ने तमाशा खड़ा किया हुआ था। बिल्कुल, और राइटफुली सो, बिकॉज लोगों को नहीं पता होता है कि जो नई ओनरशिप आएगी उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो रिटेन करेंगे, विल दे लेट गो ऑफ पीपल। तो आपको ये चैलेंजेस आए थे? बहुत ज़्यादा लोगों ने, यूनियन ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। हद तो हद मिनिस्टर वगैरह से भी जाके की, फिर हमारी नैब में इंक्वायरी खुलवा दी हमें जो है ना प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थोड़े से नर्व्स मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो मैं पीछे कहीं नहीं हटता। आपके नर्व स्ट्रॉन्ग है, ये रिलेटिव स्ट्रॉन्ग है मुझे नहीं पता, बस स्ट्रेंथ मैंने देखी। अच्छा, फिर उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन होती है, अटक ग्रुप टेक्स ओवर, द फेरोन्स, द गेट्स, आप जो कंसिस्टेंसी थी नेशनल रिफाइनरी की ऑपरेशनल, उसमें कोई बेहतरी आती है या वो स्लो हो जाता है या क्या होता है? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू लीव? डिड यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी गोइंग टू बोस्टिक, और ये आप देख रहे थे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इधर? फैक्चुअली स्पीकिंग मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम गवर्नमेंट में रहते हुए भी जो है ना एक प्राइवेट सेक्टर की तरह से समझो ऑपरेट, मुझे याद है, आई रिमेंबर, ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली ये प्राइवेट होने के बावजूद भी जो है ना इसकी ग्रोथ मुझे बहुत ही स्लो नज़र आ रही थी।
और जिस तरह से उसको चलाया जा रहा था, दो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पे रिलेटिवली हाई थे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करके ही किया था, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि शायद मैं इस तरह से ना काम करने का आदी नहीं हूँ। They were amazing group of people. मुझे याद है आप होते थे कैसर जमाल साहब, वसी खान साहब, and you had served with so many managing directors and so many chairmen. अच्छा, उसके बाद फिर एक होता है फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी होती है, प्रेशर भी होता है. Now you decide to go to a refinery. वो भी हमारे दोस्त हैं, which was Bostikor at that time. Controversial भी थी, and I saw it growing माशाल्लाह से. तो वो एक मुश्किल डिसीजन था कि switching over careers. फैक्चुअली स्पीकिंग अगर मैं रियल स्टोरी सुनाऊं आपको तो जब मेरा दिल समझे इनके साथ नहीं चल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था जो उनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था उसमें ना, तो 2-3 लोग हमारे मतलब छोड़ के चले गए थे, छोड़ के चले गए थे, लेकिन जो हमारे बोर्ड पे थे ना तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के वो थे, शिराजी ग्रुप के, और ये तो आप यकीन करो कि दोनों तीनों ने ना मुझे ऑफ़र दी कि हमारे पास आ जाओ, कि हमारे पास आ जाओ, और उन्होंने कहा भी कि भाई आप जो है ना, बल्कि शिराजी ग्रुप ने तो यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हें रिफाइनरी ही में जाना है तो हम लेट अस पुट अप ए रिफाइनरी। वाओ। तो लेकिन मुझे पता था मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो अब रिफाइनरी है, ऑयल का सारा समझना और वो आसान नहीं होता, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि जाऊंगा तो फिर किसी रिफाइनरी। बट यू, आई रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, आई हैड ऑलवेज फाउंड यू एज एन एंटरप्रेन्योर। जब आप छोड़ रहे थे उस वक्त आपने कभी नहीं सोचा कि आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन, या फियर ऑफ द अननोन था व्हिच वाज मेकिंग? फियर ऑफ द अननोन था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं एज एन एम्प्लॉय तो बहुत प्रोग्रेस कर सकता हूँ, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट वाज अ फियर ऑफ। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम एंग्रो एंड फ्रॉम लाइक पीपल लाइक योरसेल्फ, इट इज़ थैंक यू टू पीपल लाइक योरसेल्फ, इट हेल्प अस टू ग्रो, बिकॉज अगर आप जैसे वाइज स्मार्ट लोग बिजनेस में आ जाते तो हमारे जैसे तो कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकते थे। सो नाउ यू गो टू, मैं ये जर्नी इसलिए करूँ ताकि लोग आपसे एसोसिएट हो जाए, देन विल कम टू जिन भूत। तो आप हमें बताइए, फिर आप बॉसिकोर गए, इनिशियल चैलेंजेस क्या थे, हाउ डिड यू ओवरकम दोज चैलेंजेस? इनिशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े थे क्योंकि मैं, जैसा आप जानते ही हैं कि लिक्विडिटी इज़ ऑलवेज नो इशू इन द पब्लिक सेक्टर। आई एग्री। क्योंकि लाजमत है गवर्नमेंट पीछे खड़ी होती है, और फिर आप वैसे भी एक स्मूथ थे नेशनल रिफाइनरी में तो, एंड द अदर वे राउंड 180 डिग्री पाइको में जो है ना, और हमें बॉसिकोर, अभी बॉसिकोर थी उस वक्त ना, और हमें एक रेस्पेक्ट की भी आदत थी कि भाई अगर ओगरा में भी जा रहे हैं तो सबसे आगे बैठेंगे, मिनिस्ट्री में जा रहे हैं तो सेक्रेटरी का दरवाज़ा भी ऐसे ही खोल के चले जाएंगे, मिनिस्टर का भी, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट 22 रैंक के हिसाब से चलते थे। तो अब यहाँ आके अपने आप को चेंज करना था बिल्कुल, क्योंकि अब बैंकों के वो बैंक वाले मेरे पास बैठे होते थे, अब मुझे जाना होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो अपने आप को एडजस्ट किया और उसमें कामयाबी भी हुई माशाल्लाह। और फिर हमने 2 फाइनेंशियल क्लोज करा दिए, लार्ज फाइनेंस क्लोज, जिसके बाद से ही ये जो है ना, बड़ी रिफाइनरी का भी फाइनेंशियल क्लोज मैंने कराया और छोटी रिफाइनरी की एक्सपेंशन का भी फाइनेंशियल क्लोज। तो मैं इस पर ऐड करता चलूँ कि जब वो असद भाई बॉसिकोर गए तो उसकी नेम प्लेट कैपेसिटी 30,000 बैरल थी, बट वो ओरिजिनली 14-15 पे चल रही थी। सो दे एक्सपेंडेड इट टू 30,000, येट 33,000। फिर अनदर फेदर इन द कैप इज ब्रिंगिंग द मिल्फर्ड हेवंस 1,15,000 बैरल्स की रिफाइनरी रीलोकेट करना। इट वाज लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट। एक्सॉन एंग्रो करती थी तो लोग कहते थे हाँ कर लेंगे, आप लोगों ने किया, बहुत सारे स्टिग्मास थे, बहुत सारे टैबूज थे। अच्छा, आपने वो भी फाइनेंशियल क्लोज करवा दिया, फिर बीच में आपको ये क्यों ख्याल आया कि मैं जाके लोहार बन जाता हूँ कुछ अरसे के लिए? क्या नवाज शरीफ साहब आपकी इंस्पिरेशन तो नहीं थे? नहीं, IIL पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल नहीं, वो एक थोड़ा सा एक समझे मेरे पर्सनल लाइफ में एक बीच में एक थोड़ा सा पैच ऐसा आ गया कि बहुत देर तक, क्योंकि यहाँ पे काम करते थे और मुझे ज़रा जल्दी सोने की आदत है, तो उसकी वजह से एक मुझे हेलिकोप्टर पायलरी खेलते हैं, तो वो चीज़ हो गई थी, अल्सर टाइप ना। ओह गॉड। तो दैट वाज इन माय बैक ऑफ माइंड कि कोई बहुत सीरियस चीज़ है, तो मेरा वज़न भी गिर गया था। तो आई डिसाइडेड कि अगर मैं ऑयल सेक्टर में रहूँगा ना तो वो तो टेंशन कम होगी नहीं। तो ये मेरी, और ये आपका प्रॉब्लम था कि आप काम की स्ट्रेस पर्सनल बना लेते थे। मेरा हमेशा से ना ये था। तो मैंने कहा यार मैं ऑयल जो है ना, अब मुझे बहुत रोका उन्होंने कहा हमारे दूसरे किसी उसमें चले जाओ, ऑयल में नहीं आओ। लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे हर हाल में, क्योंकि मेरी आदत है। इवन PRL ने मुझे ऑफ़र करी कि वहाँ आ जाओ, तो मैंने उसको भी मना कर दिया।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रा सुकून की होगी। लेकिन मैं साथ साथ तारीफ और बुराई करता हूँ। PRL पाकिस्तान का इस वक्त सेमाई स्टेट ओन्ड इदारा है, PSO की मेजर शेयर होल्डिंग है, और जितना आप लोगों ने बॉसीकोर को आज सिनर्जी को तक पहुँचाने में कंट्रीब्यूट किया है, दी ओनली एक्सपेंशन PRL एवर डिड वाज एडिंग एन आइसोमराइजेशन यूनिट। अब वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। अच्छा, तो फिर आप पाइप बनाने गए तो फिर क्या हुआ? तो बस वहाँ पर पाइप बनाने गया तो सच्ची बात है कि एक, मैं आपको सच बताऊँ, एक बैंकर की, बहुत ही सीनियर बैंकर मेरे कमरे में आई, तो वो जानती थी मुझे नेशनल रिफाइनरी के ज़माने से, तो कहने लगे यार असद तुम तो मेरा ख्याल है आधे 1 घंटे में सारा काम ख़त्म करके यहाँ पे तो करते क्या हो? मैंने आपसे कहा रिफाइनरी या ऑयल में ना इतने ज़्यादा वेरिएबल, अभी आएंगे उस पर, मेरे में बड़े सवाल हैं आपके कि वेरिएबल्स वो के। अगर आपने कर लिए ना तो फिर आप दूसरी चीज़ों को रिलेटिवली आसान लगने लगती है ऐसे बहुत ही है, ज़्यादा। ऐसे ही तो वहाँ फिर जाके थोड़ा सुकून हुआ, फिर ज़रा तबीयत में समझ में आया कि सिर्फ साइकोलॉजिकल था। फिर आपने कहा मज़ा नहीं आ रहा, चलो वापस चलें। तो देन यू केम बैक टू बाइको। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए बाइको की बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं 3 लोगों की असल में सक्सेस स्टोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। एक इम्तियाज़ गनी साहब गनी ग्रुप वाले, एक मियाँ फवाद साहब फातिमा फट वाले, एक आमिर अब्बासी बाइको वाले। एंड आई हैव सीन देम ग्रो फ्रॉम, मतलब जहाँ से शुरू किया और माशाल्लाह आज वो देर ऑल $1 बिलियन प्लस एम्पायर्स। तो क्यों आज भी स्टिग्मा अटैच्ड है? और आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो कि 90% से ज़्यादा तो कॉस्ट रिफाइनरी ऑपरेशन में क्रूड की है। तो अगर आप क्रूड की लाइन ही नहीं देंगे तो अगला जब रिफाइनरी फुल कैपेसिटी नहीं चलाएगा तो वो बिजनेस कैसे करेगा? तो ये इसमें क्या चैलेंज क्या था? व्हाई डिड द बैंक्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट ऑन एक्सटेंडिंग क्रेडिट लाइंस फॉर LC ओपनिंग फॉर द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स? एक्चुअली हमारी कंट्री में ना परसे बहुत चलता है, और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है और उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है या गवर्नमेंट जो भी वो जो है, वो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड पे बैठती हैं। यस, यानी कि PSO के भी बोर्ड पे, PSO पे, PRL पे, SSGC पे, SNGPL पे, GHPL पे। अब जब भी आप PSO के बोर्ड पे बैठेंगे तो PSO हमेशा अपने बोर्ड के डायरेक्टर्स को, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, ऐसे ही है, तो डेफिनेटली अपनी इनएफिशिएंसीज को हाइड करने के लिए अटैक करता है रिफाइनरीज के ऊपर। ऐसे ही है। और रिफाइनरीज पे जब अटैक करेगा तो अगर गवर्नमेंट रिफाइनरी है तो उस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके भी बोर्ड पे बैठे होंगे। तो उनको जो 1.5 लाख रुपए आता है वो नहीं मिलेगा। जो सबसे कमज़ोर रिफाइनरी होगी वो उसके अंदर इतने कीड़े निकालेंगे और इतनी उसकी वो करेंगे कि नतीजा ये होगा कि बैंक भी, आप वही चीज़ 10 दफ़ा या 100 दफ़ा कहेंगे ना तो वो सबके सब इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि देखिए, एक रिफाइनरी पुरानी और नई में कॉन्फ़िगरेशन का इशू होता है। ऐसे ही है। कोई, आप भी इस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पुरानी लगाऊं या नई लगाऊं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही यील्ड आएगी, वही सब कुछ होगा। द ओनली थिंग इज द हाइड्रो स्कीमिंग है या डीप कन्वर्जन है। ठीक है, हाइड्रो स्कीमिंग का मतलब है कि उसमें वो डीप कन्वर्जन में आप जितना नीचे का बॉटम फर्नेस होता है उसको भी कन्वर्ट करके डीजल में, पेट्रोल में, मिड डिस्टिलेट्स में ले जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर हाइड्रो स्कीमर्स, ज़्यादा हाइड्रो स्कीमिंग है, थोड़ी बहुत जो है उसमें पार्को फॉर एग्जांपल, पार्को में माइल्ड कन्वर्जन है, तो आप कह सकते हैं उसको। तो वो अटैक करते थे जी, बॉटम बहुत ज्यादा है और वो पुरानी रिफाइनरी सबसे आसान जो सबसे आसान होता है पुरानी रिफाइनरी, स्क्रैप रिफाइनरी। और उस वक्त ये भूल जाते हैं कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग कर रही है, और आप इसको अगर इस तरह से फैलाएंगे तो नतीजा ये होगा कि बैंक परेशान हो जाएंगे। करेक्ट। अब बैंक जो है फर्टिलाइजर को तो लोन देते हैं, वो भी पुराने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई लॉबी काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक पुरानी रिफाइनरी कोई लेके आ गया, जो कि मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बजाय एक छोटा इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज का जा रहा है। तो वो उसकी बुराई की वजह से जब बैंक डर जाते हैं, और यहाँ हेरसे पे बैंक चलते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बड़ी ये अजीब सी बात है। अनफॉर्चुनेटली असल में एक ज़माने में जब NDFC होता था तो इनकी टेक्निकल, इनके अपने डिपार्टमेंट्स होते थे जो ड्यू डिलिजेंस करते थे। अब तो है ही नहीं, अब है ही नहीं, अपर से अब वाली बात, अपर से चलते हैं ऐसे है। अब मेरे बारे में किसी और से पूछेंगे, उसके बारे में किसी और से पूछेंगे। भाई ये थोड़ी है तुम अपनी, तुम्हारी जैसे अपने NDFC वगैरह का कहा कि अपनी वो भेजो और उसके बाद उसकी इकोनॉमिक्स देखो और उसके हिसाब से अपना एक व्यू कायम। मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, मेरा इसलिए पाकिस्तान में रिश्ता नहीं होता था, मेरा पर्स से बहुत बुरा था,
तो मुझे बाहर से बेगम लानी पड़ी। तो ये असद भाई का पॉइंट सिंपली ये था जी। असद भाई ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ ये बहुत बड़ी ख़राब चीज़ है। और कोई भी नया प्लेयर हो ना, चाहे बाइक हो या कोई भी हो, कोई भी नया प्लेयर हो, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इसको हर वक्त फाइट करे जाके। मैं एक प्रोजेक्ट में ऐड करता चलो, असद में तो सरकारी से बड़े बैंक्स देखे हैं। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मुझे एक बैंकर ने कहा तुम्हारे नाम के साथ मंशा भी नहीं लगा हुआ, दाऊद भी नहीं लगा हुआ, अब और 3-4 कोड किए, तो तुम्हें पैसे क्यों दें? तो ठीक है जी, पर नहीं लेते, वैसे नहीं लगाते, प्रोजेक्ट नहीं करते, ग्रोथ नहीं लाते एम्प्लॉयमेंट आपके लिए। तो ये तो प्रॉब्लम था, है ना। अच्छा अब चलें आगे चलते हैं सर भाई। मैं जल्दी से इस पर क्विकली ऐड कर दूं कि पुराना जो यूनिट होता है आपको अगर 1/10 या 1/6 या 1/5 भी कॉस्ट पे मिलता है, आपने सिर्फ उसकी टेक्निकल मैकेनिकल इंटीग्रिटी असेसमेंट करनी होती है और एक प्रोसेस लाइसेंसर के साथ बैठ के एवेल्यूएशन करनी होती है कि उस कंडीशन से अगर इस कंडीशन में चलाएंगे तो उसकी आउटपुट यानी उसकी यील्ड, जो असद भाई बता रहे थे, क्या वो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स है उसको मैच करेगी। तो पाकिस्तान के लिए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए पुराने जो एसेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक बहुत बड़ी नेमत है। काश के हमारे स्टेक होल्डर्स समझ जाए। अच्छा जी, फिर अब हम आते हैं, देन यू इवेंचुअली आपने बाइकों पे बैठ के भी ऑयल मार्केटिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन किया। फिर ये पहले तो मुझे नाम बताया, आप एक कंपनी के वाइस चेयरमैन एज वी स्पीक टुडे। ये जिन वही वाला जिन है जो बनी गाला वाला जिन है, ये कोई और जिन है? असद भाई इज द वाइस चेयरमैन फॉर जिन पेट्रोलियम, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। असल में ये जिन जो है हमारे जो पहले पार्टनर थे फौत हो गए एक्चुअली, रखा तो उन्होंने नाम आगा था साहब। हाँ जी। तो बेसिकली वैसे तो इसका नाम है जुपिटर, उनका ग्रुप था। ओके। और उस ज़माने में एक नाकुगावा कंपनी थी जापान की, तो उसके साथ वो एफिलिएशन करने जा रहे थे। सो जुपिटर एंड जुपिटर नाकुगावा इंटरनेशनल नाकुगावा नेटवर्क। ओके। अब वो बन गया जिन। अब नाकुगावा तो बीच में से आउट हो गया, तो बाद में जब मैंने फुल फ्लैज इसमें वो शुरू किया तो बाद लोग उसको JINN कहते थे या कुछ कहते थे। तो मैंने कहा क्यों भाई, जिन है तो जिन है। जिन है तो है, जिन है तो जिन है, तो जिन, हमने हाँ। जिन के नाम से। अच्छा अब हम आते हैं पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली एंड आई यूज हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे। हमारी E&P कंपनीज जो इंटरनेशनल थी वो भी छोड़ के वापस जा रही है। इक्का दुक्का MOL रह गई है या कोई और एक UEP रह गई है। एक्सप्लोरेशन हो नहीं रही है। हमारी टोटल रिलायंस जो है क्रूड ऑयल पे, इम्पोर्ट्स पे है। अनफॉर्चुनेट हमारे शायद 1,00,000 बैरल है जो हम डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा इसी तरह जो हमारे मिड डिस्टिलेट्स हैं, डीजल और मोटर गैसोलीन, वो भी हमारी रिलायंस बाहर है। फॉरेन एक्सचेंज की हमें सब्सटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। इस सिचुएशन में असद भाई अब क्या इम्पोर्ट रिलायंस हमारी अब मजबूरी बन चुकी हुई है? इम्पोर्ट रिलायंस मजबूरी तो है, लेकिन हाँ। अगर आपके पास रिफाइनरीज नहीं होंगी, हाँ। और किसी वक्त भी आपको कोई क्रूड ऑयल निकल आया, बल्कि ऑलरेडी जो निकला हुआ है जो भी छोटा मोटा है, तो क्या आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, करेंगे। और आप क्या एक दिन में रिफाइनरी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखें, आप जब तक क्रूड नहीं लेके आएंगे और अपनी कंट्री में प्रोसेस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप फिनिश प्रोडक्ट लेके आएंगे। और जब आप फिनिश प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कुछ ना कुछ तो है ना। बिल्कुल है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना कॉस्ट। अब वो कॉस्ट आप फॉरेन एक्सचेंज में देते जाएंगे। बिल्कुल चाहिए। जबकि सबसे बड़ा इशू कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज है। तो जब तक आप रिफाइनरीज नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिफाइनरी पे मैं एक फ़ारूक रहमतुल्लाह साहब, बड़ा रिस्पेक्टफुल नेम है पाकिस्तान का। प्रीवियस गवर्नमेंट में, खान साहब की गवर्नमेंट में, एक पॉलिसी मेकिंग की मीटिंग पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये तो हाइड्रोस्कीमर रिफाइनरी इनको बंद कर देना चाहिए और 100% इम्पोर्ट्स पे चले जाना चाहिए। डू यू एग्री टू दिस? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि देखिए इस तरह से तो जितने भी यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, गाड़ियों के प्लांट को बंद कर देना चाहिए था शुरू में ही। वो तो कर देना चाहिए। 400% ड्यूटी यहाँ रोज रोज चलेगी, सड़कों पे रुलती फिरेगी अगर आप ड्यूटी हटा, वो इम्पोर्ट खोल देंगे। नहीं, मतलब ये तो मैंने आपको एक एक्सट्रीम मिसाल दे दी, ठीक है ना। लेकिन आप फर्टिलाइजर है, ये है वो है, भाई जब तक कि आप खुद ग्रो नहीं करेंगे और अपनी सेमी हो या जिस तरह की भी चीज़ हो उसको शुरू करेंगे, तो फिर आप उसको अपग्रेड कर सकेंगे। पॉलिसी मेकिंग में व्हाई आर वी नॉट प्रोन टू एक्सप्लोरेशन? हमारी OGDCA भी कोई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी, माड़ी गैस नहीं करी। एक ज़माने में तो बहुत एग्रेसिव थे ये। व्हाट हैपेंड देन इन द लास्ट 10 years? इट इज़ द लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली। और हमारा जो रिजर्व्स हैं वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली KP और बलूचिस्तान में जिस जगह पे हैं, दैट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम। देखिए, बात ये है कि ऑयल के पॉकेट्स हैं, अब आप उसके बिल्कुल बराबर में ड्रिल करके निकल गए और उससे 1 फीट पे पॉकेट था, वो हिट नहीं किया आपने। तो आपको ट्रायल एंड एरर जितने ज़्यादा करेंगे तो आप उस पॉकेट को
किसी तरह से भी पहुंच जाएंगे। अब ये हमारे जो पॉकेट मिले हैं ये छोटे छोटे हैं, तो डेफिनेटली जब तक आप ज़्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे वो तो आपको इतनी रिकवरी होने नहीं, के आप नहीं कर चांसेस सकेंगे। नहीं है। तो जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं होगी इनके एम्प्लॉइज़ को और ये सब चीज़ें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे बहुत ही है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसके बाद एकदम जाके कहीं वो निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हजारों साल नरगिस पॉकेट मारने पे लगती है, बड़ी मुश्किल से होता है पॉकेट से तेल पैदा। अच्छा, ये जो हम ऑफशोर पे भी गए थे, एक हमारे दोस्त हैं अली जैदी साहब मिनिस्टर थे और मैं बड़ा उनसे मजाक करता था। हमारा तेल था जो अमरीकियों ने हमें नहीं निकालने दिया ऑफशोर पे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक ज़माने में बड़े बबांगे दहल दावे किए थे, हमारा इतना तेल निकलेगा, हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में शामिल हो जाएंगे। खान साहब ने भी कह दिया, फैसल बाडा ने तो कह दिया जो रेडी वाला है इससे ये तुम्हें मुँह नहीं लगाया करेगा। तो बाकी तेल था जो हम नहीं निकाल सके, या तेल नहीं था? नहीं, बेसिकली ऑफशोर में हमारे बॉर्डर पे ही इंडिया को बहुत बड़ा रिजर्व मिला हुआ है और वहाँ से वो निकाल भी रहा है। राइट। लेकिन अभी तक हम ऐसी जगह हिट नहीं कर सके। ओके आखिर अमेरिका का ऐसे नहीं ताल्लुक है, अमेरिका के ईरान की गैस से ज़रूर ताल्लुक है, ओके। वो ज़रूर वो नहीं आने देता। अच्छा, अब आपने लफ्ज़ ईरान बोला, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। हमारे पड़ोस में गैस है, हमारे पड़ोस में तेल, मतलब आप खड्डा खोदे तो भरा हुआ है। हमने रूस से ले लिया, वो हालांकि एम्बार्गो नहीं था, बट वो सेंक्शन भी नहीं था, बट उन्होंने आपको प्राइस के ऊपर तो क्या ये जो पॉलिसी मेकिंग है, हम अपने मुल्क की पॉलिसी खुद कब बनाएंगे? देखिए, इसके अंदर जो है ना, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन बहरहाल बोल देता हूँ, क्योंकि दो चीज़ें ईरान की ना मेरे हाथों से ही होते हुए और मेरे सामने रुकी हैं, ठीक है ना। एक ज़माने में डॉक्टर आसिम गए थे, पूरा पाकिस्तानी डेलीगेशन लेकर मैं खुद गए भी थे। जा चुका हूँ। हाँ, आई रिमेंबर दैट। हाँ, 2 दफ़ा मैं ईरान गवर्नमेंट के डेलीगेशन के साथ जा चुका हूँ। एक दफ़ा जब मैं गया तो वहाँ जो बातें हुई, एक तो रिफाइनरी के लिए गए थे, ईरान पाक रिफाइनरी के लिए। तो आप यकीन कीजिए, दे वर आस्किंग के अगर आप मुझे 15% IRR किसी तरह से भी गारंटी कर दें। गारंटी नहीं, यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दो आज के दिन मीटिंग में। डॉलर बेस? नहीं। अच्छा, IRR 15% कर दो तो हम रिफाइनरी लगा देंगे। हम रिफाइनरी लगा देंगे। तो मैं पूरा डेलीगेशन था। अच्छा भाई, ईरान पाक तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत पुराना। आप बात करें 80s वाला जो प्रोजेक्ट था, बिल्कुल ठीक है। DG ऑयल भी थे, सब थे, और मैंने उनके पूरे वर्ल्ड बैंक के उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो भी थे, मैंने उनको प्रूफ कर दिया। आपकी ये जो ड्यूटी है ना, इसको आप 10 साल के लिए ना सिर्फ ये कह दीजिए कि ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अच्छा भाई, डीम ड्यूटी आपने उनको प्रूव कर दी कि जो 10% प्रोटेक्शन आपने कंफर्म कर मैंने उनको 10% कंफर्म कर दी, एंड दे वर हैप्पी कि हाँ ये IRR जो है ना 15% हमने इन ऑल रेस्पेक्ट कैलकुलेट किया है, 15% आ रहा है, प्लीज़ गो अहेड एंड गेट अस सम टाइप ऑफ गारंटी तो नहीं मैं कहूँगा, सम टाइप ऑफ कमिटमेंट दैट दिस structure would not be changed at least for the next 10 years, whatever the structure was made by. And then what went wrong? जब यहाँ आए तो हम ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि भाई ये कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात है? ये शौकत अजीज थे उस वक्त। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई लिख कर ईरान को कुछ नहीं दे सकते। वाह। और शौकत अजीज ने तो कहना था। हाँ, तो वो बस जो है ना वहाँ पे जाके उसके बाद चिराग बुझ गए। फिर अबू धाबी वाले भी आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। देन व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? खलीफा कोस्टल रिफाइनरी बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट था वो भी। नहीं, पहले तो देखिए एक इन्होंने गलती ये कर दी थी कि 25% पे उन्होंने मान लिया था कि 25% रिटर्न हम देंगे, और इन्होंने फिर सियासत चली कि 25% को अमाउंट में कन्वर्ट करके उसको फिक्स कर दिया। अच्छा, ओके। जबकि वही चीज़ पार्को को 25% मिल रही है और वेरिएबल मिल रही थी, उसको अमाउंट में नहीं वो किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी फाइनेंसिंग कैसे लूँगा कि एक ही मुल्क में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको आप 25% और इधर एक फिक्स आपने और यहाँ पे आप फिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस। अब वो आपस में चल रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में आती थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में आती थी। दिस इज़ व्हाट वेंट रॉन्ग है। मेरी एक शौक इनसे बात हो रही थी शेख इमरान से, वो बता रहे थे MDPS होते तब कि जो ये जो सऊदी वाले रिफाइनरी लगा रहे थे गवादर पे, उसमें भी शायद यही हुआ था। उसमें गवादर वाली पे तो बेसिकली इन्होंने जो गारंटीज थी वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने फार्मूला दिया ही नहीं था एक्चुअली। तो सीपेक का बेनिफिशियरी कौन है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कि मेरे हिसाब से तो अवाम ही होगी बेनिफिशरी, लेकिन बात वही है कि बेनिफिशरी का फ़ायदा जब होगा, क्योंकि सीपेक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जब ही फ़ायदेमंद होते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्री का अच्छा हो और फिर इन्वेस्टमेंट्स फर्दर आएँ और इंडस्ट्रीज लगें। लेकिन इससे भी सीपैक आपके जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सोवरेन गारंटी पे बैक्ड है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो गवादर की साइड पे उस साइड पे हैं, जो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होगा या जो बिजनेस होगा वो जा रहा है सिंकियांग के लिए, तो हाउ वुड द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान बेनिफिट? नहीं, अब जैसे आप रिफाइनरी की बात करें, सीपैक में अगर रिफाइनरी लगती है तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्ट तो पूरी कंट्री में बिकेगी। कहाँ पे लगेगी? गवादर में। तो गवादर से मॉलिक्यूल पंजाब कैसे जाएगा? पाइपलाइन से जाएगा। पाइपलाइन से। 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की पाइपलाइन होगी, उसका टैरिफ होगा। अगर एक्स डॉलर मॉलिक्यूल की कॉस्ट है तो 3x आपका टैरिफ होगा। सब्सिडाइज कौन करेगा? पहली तो बात ये है कि आई हैव द नंबर्स ऑन दिस, सो आई एम एक्चुअली आई शेयर विद यू कि अगर आप 4-5 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट लगाएंगे, 4 to 5 मिलियन टन प्रोड्यूस करेंगे, तो आपने उसको पंजाब जो आपका मेजर कंज्यूमर है, जहाँ 15-20 करोड़ 10-15 की पॉपुलेशन है, तो वो पाइपलाइन से जाएगा, तो पाइपलाइन का टैरिफ होगा। नहीं, मेरे अपने हिसाब से तो देखिए ये जो पाइपलाइन है इसको अभी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन जो है ना इसको हमें अपर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और ये एरिया पूरा का पूरा साउथ जितना भी है वो सारा का सारा जो है नई रिफाइनरी को देना चाहिए। अच्छा भाई, आप आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अक्यूज़ किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन है और व्हाट आई हैव हर्ड इज, एंड यू कैन करेक्ट मी, कि चूँकि PSO की प्राइस के ऊपर एक प्रीमियम होता है, तो इंपोर्ट करते हैं, तो बाकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जब UAE में या कई ट्रेडर्स से बात करते हैं, देयर आर सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स अवेलेबल, प्लैट्स के नीचे वो देते हैं। लेकिन जितने यहाँ इंपोर्टर हैं वो प्लैट प्लस प्रीमियम पे इंपोर्ट करते हैं और वो जो डिफरेंशियल है, इज दिस राइट कि वो बाहर पार्क हो जाता है जाके? पार्शियली बात सही है, हाँ, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे ये मुमकिन नहीं है। ओके। क्योंकि इस किस्म के पार्सल्स जो है ना किसी वक्त मिलते हैं और किसी के पास जमा होते हैं, तो जिसको एक कंसिस्टेंट बिजनेस रखना है ना वो इस पर रिलाई करेंगे। हमारे मुल्क में 50 to 51% PSO इंपोर्ट कर रही है, तो जब इतना सब्सटेंशियल वॉल्यूम अगर हमारी स्टेट ओन कंपनी कर रही है, तो ये पेपरा की बंदूक उनके दिमाग पे लगाई हुई है, बेचारे 2 महीने पहले टेंडर करते हैं, प्राइस हेज कर नहीं सकते हैं, जहाज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रीमियम भरने, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता सर भाई कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक्चुअल प्राइस के ऊपर हम माल खरीद सकते हो? देखिए फार्मूला क्यों बनाया जाए, इसको डीरेगुलेट क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए। तो हु इज़ द बेनिफिशियरी? ये तो स्टेट ओन कंपनी है। स्टेट ओन कंपनी को बेनिफिशियरी इसलिए नहीं कह सकते कि बट समबडी इज बेनिफिशियरी इन द सिस्टम। ये बेसिकली इनएफिशिएंसी। थैंक यू। इनएफिशिएंसी जगहपन बेसिकली। और क्या? नहीं, लेकिन जो इतने बड़े बड़े जो अजदहे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, या जो समझदार जो लोग, उनको समझ नहीं आती छोटी छोटी चीज़ें। वो अगर कमिटेड हो जाए डीरेगुलेशन के ऊपर तो मुल्क में तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये इनएफिशिएंसी है, विल नहीं है, या बेनिफिशियरी है? इनएफिशिएंसी ज़्यादा है। इनएफिशिएंसी ज़्यादा है और उसमें लाजिमत है कुछ अपना इंसान बना भी लेता है, बेनिफिट करता है। बेनिफिट भी करता है। मैं अब डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। मैं उस दिन महमूद कोट की बातें हो रही थी, हमारा बहुत बड़ा स्टोरेजेस है वहाँ पे। कहते हैं ज़्यादा माल ईरान से आता है, इधर कराची से और OMC से जा रहा होता है, बीच में की ब्लेंडिंग होती है और इधर उधर डंप हो रहा होता है। ये सच है? हाँ, ये सच है। हो रहा है ये। जब अभी ये जो हाफिज़ साहब आए थे, हाफिज़ साहब ने तो आके बड़े क्रैकडाउन किए थे, सुना है वो क्रैकडाउन ख़त्म हो गए। भाई मैं आपको बताऊं सलमान, आप यकीन जानिए कि कुछ तो सिंध के बॉर्डर ऐसे हैं कि बाकायदा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोरेज ओपन बनाए हुए हैं, जो वहाँ के माल को लाके डंप वो जो माल लाके वहाँ पे डंप करते हैं ईरान का, फिर यहाँ के लोगों से माल ले जाके उसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर उन्हीं के डॉक्यूमेंट से उसको निकाल के आगे लेके जाते हैं। ये जो बॉर्डर पे डंपिंग हो रही है, वहाँ से फिर मूवमेंट हो रही है अप कंट्री, मिड कंट्री, वेरेवर। जिस तरह LPG है फॉर एग्जांपल, अब LPG आपके 2 बॉर्डर्स हैं, आप T से और 250 से आप भर रहे हैं पाकिस्तान में, और अगर खुदा ना खास्ता वो ना हो तो जो गैस क्राइसिस है हम तो मर जाएंगे। तो इसी तरह डीजल और मोटर गैसोलीन में हम इसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। कंट्री में 2 बॉर्डर बने हुए हैं, एक तो बलूचिस्तान पे बॉर्डर है, यस, और एक सिंध पे बॉर्डर है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? मतलब सिस्टम तो पहले ही फ्लॉ हो गया ना। बाकायदा साइन किए इन लोगों ने, जब वो लोग सब बैठ गए थे, हड़ताल हुई थी, सब कुछ है ना, तो जनाब उन्होंने कहा कि हमारा तो रोजगार ही यही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त इन्होंने साइन किया कि बलूचिस्तान के अंदर अंदर मूवमेंट अलाउ है इनको। मैं आपको क्या बताऊँ, आप यकीन कीजिए, हमारे एक पंप है बिल्कुल बॉर्डर पे, यानी कि हब पे, उसके बराबर में जनाब अली उसने ला के काम शुरू कर दिया, बिल्कुल बराबर में पूरा पंप लगा दिया उसने इलीगल, ठीक है ना। वी वर डिस्टर्ब कि भाई ये क्या है यार, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, सब कुछ है। वी वेंट टू दी अथॉरिटीज़। तो सर भाई, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करप्ट हैं
या सिस्टम करप्ट है या इंडिविजुअल्स करप्ट हैं या स्टेक होल्डर्स करप्ट हैं, या वो समझते हैं कि अगर ये भी बंद कर देंगे तो यहाँ तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल नहीं होगा, गैस भी नहीं है, एलपीजी भी नहीं है, डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, आपके पास इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है, डॉलर्स पर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, पार्सल्स बढ़े, तो फिर एक पैनिक क्रिएट हो ये जाएगा। परसेप्शन है कि स्मगलिंग जो है ना वो बेनिफिशियल होती है। मैं अभी आपको 5 मिनट में फ्रेट इकोनॉमी पर गलत, मतलब वही ना कि जितना किराया है, जी, स्मगलिंग कभी भी बेनिफिशियल हो नहीं सकती, Absolutely. क्योंकि वो गवर्नमेंट के पैसा ही है जिसको वो Illegal channel से इलीगल से consume चैनल से हो जा रहा रहा है है, कहीं, तो बिल्कुल वो तो ठीक है। बाहर जा रहा है ना, ऐसे ही तो है। ये समझना ही गलत है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैंने करप्शन करनी है तो मैं ओएमसी बनाऊं या मैं क्रैकडाउन करने वालों में आ जाऊं? एक्चुअली हो क्या रहा है कि सब तो नहीं है, लेकिन कुछ OMCs हैं जो अपने लाइसेंस को इस तरह भी इस्तेमाल कर रही हैं कि भाई जब वो देख रही हैं कि मैं इनसे कम्पीट ही नहीं कर सकता हूँ, मैं तो मुश्किल से 7 रुपये मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 40 रुपये, तो बिल्कुल वो सही है। तो फिर उनकी खता क्या है? सिस्टम की खता है ना। आप बॉर्डर पे क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप सिंध के बॉर्डर पे आके क्यों रोक रहे हैं भाई? व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? मतलब तो आप लोग जब एस ओएमसी, ओसीएसी या ओगरा जब बैठते हैं तो बैठ के आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करते कि जालमो साड़ा ख्याल करो? मैं तो अपनी कंपनी का बताऊं, मैंने तो कौन सी एजेंसी है जिनसे डायरेक्ट लेटर नहीं लिखे हैं? और कोई जवाब नहीं कुछ है। भी नहीं। आप किसी मलिक रियाज टाइप एजेंसी को लिखे, स्टेट एजेंसी को, हो सकता है वो खैर जिस मुल्क में अब सारा धंधा प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो गया, वहाँ क्या ट्रेडिंग होनी है। अच्छा भी चले मिट्टी भाई, ये तो तेल वाली बातें थी। आप बचपन में रोमांटिक होते थे, अभी ज़्यादा रोमांटिक है? बचपन में शायद अब ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि बचपन थोड़ा सा टफ गुजरा और फिर उसके बाद कमाने में कुछ ज़्यादा ही अपने आप को लगा लिया, तो शायद उसका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल तो सकता। अभी रोमांस कैसे करते हैं? लोग घर पे कैंडल लाइट जलाते हैं, शैम्पेन की बोतल, आप क्रूड ऑयल ले आते हैं, डीजल ले आते हैं, खोलते हैं, कहते हैं लोग स्मेल, मतलब क्या, हाउ डू यू? भाभी के साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं, डिनर पे जाते हैं। जितना जितने बूढ़े होते जा रहे हैं उतना उतना तो होता जा रहा A है। man is as old as he thinks. बाकी मैं नहीं कहूँगा वुमेन एज शी लुक्स, आई एम नॉट गोइंग देयर। अच्छा, नहीं, अब जो है इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं हम दोनों मिलके, और बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ये हो गया था कि बच्चे दोनों बाहर थे, तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम भी निकाल लेते थे, और अब भी टाइम मिल जाता है। you are a Karachiite, Asad भाई, born and raised in Karachi. You have fond memories of Karachi. You remember the beautiful glory days of Karachi. कौन से नाइट क्लब में जाते थे जब आप टीनेजर थे? टीनेजर में तो बीच लग्जरी में भी था, एक सुना है वो हाशू का भी कोई हाँ था। हाँ, वो हमारे ज़माने में समझे जब हम थोड़े से बड़े हो रहे थे तो पाबंदियाँ लग गई थी, ओहो, तो वो गरीब ने रोजा रखा, दिन बड़ा हो गया। 9 सितारे आ गए थे और पूरे हंगामे हुए थे। आपके ज़माने में 9 सितारे, हमारे पास सब सितारा आ गया। हमने कहा ना इधर के रहे ना उधर के। आप ये फादर वाज वेरी सख्त थे, क्या थे? नहीं जो नहीं growing up? नहीं, फादर सख्त नहीं थे, फादर तो बड़े सोशल थे और ये सब चीज़ें को वो करते थे, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना हमारे मिडिल था, तो Okay. वो आज़ादी का अच्छा मसला भाई, नहीं था। आप यू हैव, मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं हर एक को कहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ के पीछे लग जाओ और पूरी ईमानदारी से उसको दो 100%, तो कामयाबी इनेविटेबल है कि वो आपका कदम चूमती है। पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है ना, विच इज़ मेजॉरिटी, वो बहुत डिसहार्टेंड है, डिसग्रंटल्ड है, वो उनको मेरा ख्याल है सोशल प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं। एनी एडवाइस फॉर देम, क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में? व्हाट एरिया ऑफ बिजनेस, व्हाट एरिया ऑफ जॉब्स दैट दे शुड बी लुकिंग एट, एजुकेशन क्या लेनी चाहिए, फ्यूचर किस चीज़ में है? देखिए, पहले तो ये ना ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये मुल्क अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। तो आप यकीन जाने, मैं पहले दिन से ना यही कहता हूँ कि इसी मुल्क में मैं तरक्की करूँगा, इसी मुल्क में सब कुछ एब्सोल्युटली, करूँगा। एंड यू डिड, माशाल्लाह। ठीक है, मैंने कभी भी किसी सूरत भी, बहुत मेरे सराउंडिंग में ये बातों से मेरी डिबेट हुई, लेकिन और आज लोग कहते हैं कि हाँ भाई बात सही थी, क्योंकि मैंने इन सिंसेरिटी पहले दिन ही ये सोचा कि मैं डबल माइंडेड नहीं होगा। बिल्कुल सही है। जब आप डबल माइंडेड हो गए ना तो आप सोल्यूशन निकालेंगे ही नहीं। आपको आप तो दो solution- किश्तियों पे आ दो गए, किश्तियों में आप आ गए ना। डूबते रहेंगे, तो बिल्कुल ठीक हमारे इस वक्त जो है यूथ का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, और इसमें हम लोगों की खता है। मैं अपने को तो बिल्कुल शायद सही इसमें है। शामिल ना करूं, लेकिन हमारी जैसी एज के लोगों की खता है कि वो उनको पजल जो करते हैं। लेट 40s वाले जो है, जी, वो उनको पजल करते हैं कि यार कैरियर तो बाहर है, कुछ नहीं तो कम से कम पासपोर्ट लेके आ जाओ। और फिर वो बेचारे ना इधर के रहते हैं ना उधर। अच्छा भाई, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती थी जब आप ग्रो कर रहे थे? मैंने जो है ना खर्चे वाले काम नहीं किए। नहीं, देखने वाले पसंद करने में तो कोई पैसे तो नहीं लगते। नहीं, खर्चे वाले काम इसलिए नहीं किए कि मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था। क्या खेलते थे? मैंने फुटबॉल बाकायदा टीम वगैरह में खेला है, क्रिकेट खेला है,
और कैरम वैरम, मतलब इतना ज़्यादा अपना दोस्तों में और इसमें था मसरूफ़ कि मेरे पास इन चीज़ों का वक्त नहीं मिलता था। आप यकीन करेंगे कि मैं छत पे सोता था इसलिए कि सुबह ही सुबह मेरी आंख खुल जाए, क्योंकि मुझे सुबह फुटबॉल खेलने जाना होता था, और ये मैंने 15 ईयर्स किया है। माशाल्लाह। तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह में इस कदर शौकीन था कि इन चीज़ों का मुझे वक्त। मैं एक दफ़ा छत पे सोया था, उसके बाद अम्मी ने शिकायत कर दी, अब्बू को पता है क्यों सोता है छत पे। फुटबॉल तो नहीं थी, लेकिन आज तक दर्द महसूस होता है। अच्छा, तो आपने कभी प्रोफेशनल फुटबॉल का तो खैर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी एनी कैरियर, करप्शन है, चोरी है, बिल्कुल है, करप्शन। फ्यूचर बेहतर कैसे हो सकता है? कंपटीशन, हाँ, आप डीरेगुलेट करें चीज़ों को, हर जगह से गवर्नमेंट बाहर निकले, करप्शन खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट बाहर निकलने में क्यों हिचकिचाती है? क्योंकि वो डिटरमिन्ड नहीं है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट को पता ही नहीं है मैंने कितने दिन रहना है। वो कहता भाई आज के दिन का सोचो। तो will a leader ever emerge in these circumstances to take us out of crisis? देखिए, मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको मुशर्रफ के 3 साल जो शुरू के थे ना, हम सब उसको हम वी आर ऑल इन लाइन विद व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है ना। 3 साल जो थे, तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को भी ये नज़र आ रहा था कि कंसिस्टेंसी है और हमें हर वक्त हटाया नहीं जाएगा। वहाँ मिनिस्टर्स को भी ये नज़र आ रहा था, और इंटरफेरेंस तकरीबन ना होने के बराबर थी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। यस, हालांकि उन्होंने कमेटी ज़रूर बनाई हुई थी जो विजिलेंस करने के लिए गवर्नमेंट की कंपनियों को आती थी, लेकिन उसके बावजूद इंटरफेरेंस नहीं थी। लेकिन सिर्फ 3 साल, नतीजा ये था कि ये डीरेगुलेशन भी, मैं उसका पार्ट था, ठीक है। तो उसमें यूसुफ अब्दुल्ला थे और उस्मान अमीनुद्दीन, वो सेक्रेटरी फाइनेंस थे, एक सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम बन गए थे, और ये उस्मान अमीनुद्दीन थे। आप यकीन जानिए, पूरा डीरेगुलेशन का पूरा वो बनाया था, और उसी में ईरान पाक गैस पाइपलाइन के बारे में भी सारी चीज़ें हो रही थी, और बेहतरीन प्लान किया था, और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, और उसको हमने डीरेगुलेट करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो ये किया था कि OCAC को ये एम्पावर किया कि तुम प्राइसिंग करो। अच्छा, नॉट ओग्रा, नॉट होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। एंड OCAC ऑयल कंपनी एडवाइजरी कमेटी हैज पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल रिफाइनर्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला स्टेप ये ले लिया था, और ये पूरा एक प्लान बन गया था कि जो असल में IFEM जो है ना, क्योंकि हम एक इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन ताकि पूरे मुल्क में प्राइस सेम एक प्राइस रहे, तो उसको खत्म करना जरूरी था, क्योंकि उसके बगैर डीरेगुलेशन कभी इफेक्टिवली हो सकते नहीं है, और वो बेसिकली पेट्रोल और डीजल के ऊपर है। तो दैट वाज डिसाइडेड कि उस ज़माने में 29 डिपोज होते थे कि भाई इसको हम ग्रेजुअली रिड्यूस करें, क्योंकि जब हमने एक आध मीटिंग करी सेनेटर्स और इनके साथ, तो उसमें से एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि अगर मेरे इलाके में डिफरेंट प्राइस हुई तो तुमको मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तो लिहाजा उसको फेज आउट करना था। तो उसमें ये कंसेप्ट आया कि भाई एक प्राइमरी फेट रखा जाए, एक सेकेंडरी फ्रेट रखा जाए, और उसका तरीका ये होगा कि डिपो वाला प्राइमरी फ्रेट है और वहां से सेकेंडरी फ्रेट होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो शुरू भी हो गया। अच्छा, अब डिपोज को कम करते जाना था, और वो 29 से 23 हो गए थे। अब जनाब यहाँ आके किसी ने कहा, और फिर वो वापस होना शुरू हो गए। सिमिलरली ये जनाब अली IFEM जो है, ये सिर्फ OCAC के पास था, और इसमें सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज थी इन्वॉल्व, इसमें गवर्नमेंट का लेना देना कुछ नहीं था, आपस में एक दूसरे को देना था। हनफी साहब हैं, इन्होंने यूसुफ अब्दुल्ला के साथ जो है ना उसको अप्रूव कराया था, और हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, रिफाइनरी भी नहीं बैठती थी उसमें, ऑयल मार्केटिंग कंपनी बैठती थी, बड़ा बेहतरीन चल रहा था। इसी तरह से प्राइसिंग, अब ये तय पाया था कि इतने अरसे बाद हम इसको 1 महीने से 15 दिन पे ले आएंगे, और 15 दिन से 1 हफ्ते पे लाएंगे, और फिर इतने दिन बाद एक डेली पे लेके आएंगे। लेकिन वो 15 पे आ गया, बट उससे नीचे नहीं जा 15 पे आने के बाद री-रेगुलेट होना शुरू हो गया, और वापस ओगरा के पास चला गया, और उसके अंदर क्रूड ऑयल भी डलना शुरू हो गया, उसमें ये भी डलना शुरू हो गया, वो भी डलना शुरू हो गया, वो चूचू का मुरब्बा बन गया। तो अनलाइक फर्नेस ऑयल, अगर हम फर्नेस ऑयल की तरह इसको डीरेगुलेट कर दें, तो आप समझते हैं दैट इज एन इमीडिएट सोल्यूशन कि प्राइसिंग जो है? नहीं, देखिए, डीरेगुलेशन कभी नहीं हो सकता जब तक कि आप IFEM को, यानी कि रिजीम खत्म ना करें। बिल्कुल ठीक है, उसके बगैर डीरेगुलेशन हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप कह रहे हो प्राइस को मैं कंट्रोल करूंगा किसी एक एरिया की भी, तो इसका मतलब है रेगुलेट करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे मुल्क में टैंकर माफिया रूल करेगा, पाइपलाइंस नहीं होंगी, इंटरमीडिएट स्टोरेजेस नहीं होंगी, उस वक्त तक हम हॉस्टेज रहेंगे, और डीरेगुलाइजेशन जब तक नहीं आने देंगे प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में, तब तक ये मार्केट जो है इसी तरह चलती रहेगी, और हॉस्टेज जो है वो आवाम बनी रहेगी। Am I right? बिल्कुल, और क्या, लोगों की जेब से जा रहा है। देखिए, आपको भाई, आप अगर पाइपलाइन और इसको जो बाउजर हैं इसको रहना देना चाहते हैं, तो आप पाइपलाइन के साथ जो स्टोरेज है ना उसको डिपो डिक्लेयर रखें, बिल्कुल ठीक है, उसको रखें। लेकिन जो पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं है डिपोज, उनको तो आप खत्म करें ना, करेक्ट, एग्रीड। उनको स्टोरेज रहने दें डिपो, उनको सेकेंडरी फ्रेट में लेके आ जाए।
एटलीस्ट आप ये तो काम कर सकते हैं ना। शो ख़त्म करते हुए मैं आपका नाम नॉमिनेट कर रहा हूँ मिनिस्टर ऑफ ऑयल के लिए। तो अगर अहले इक़्तिदार ये शो देख रहे हैं, मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से शिकायत करता हूँ, जब तक टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स हु आर सिंसियर टू द कॉज एंड ऑनेस्ट टू द कंट्री पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सभी मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बट थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी हार्ट टू हार्ट एंड अ कैंडिड डिस्कशन। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो तो मैं शो के बाद माफ़ी मांगूंगा सामने। बट थैंक यू सो वेरी मच, इट्स ऑलवेज लर्निंग कर्व टू मीट योरसेल्फ भाई, एंड इट्स ऑलवेज अप्लाई। थैंक यू। और you some of the best people and finest people, professionals of पाकिस्तान। और ये इनसे मिलने का मकसद ये होता है कि आपको पता चलता रहे कि पाकिस्तान के हालात बुरे नहीं हैं। पॉलिसी मेकर्स को जो कन्फ्यूजन है, वो जो एक फॉग है उनके दिमाग में, जब तक वो दूर नहीं होगी, बेहतरी 100% अवेलेबल। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी एक और शो में। अल्लाह हाफ़िज़।